BGCT 131 फिजिकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल का आज हम इकाई नंबर 7 एंडोजेनेटिक फोर्सेस अर्थात अंतर्जनित बल के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अंतर्जनित बल हम किसे कहते हैं, अंतर्जनित बल कितने प्रकार के होते हैं, अंतर्जनित बलों के क्या प्रभाव होते हैं और अंतर्जनित बलों के कारण जो पृथ्वी की भूप्रपटी है उस पर किन भू आकृतियों का निर्माण होता है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस यूनिट को पढ़ने का हमारा उद्देश्य है अंतर्जनित बलों को परिभाषित और वर्गीकृत करना, किस प्रकार पटल विरूपणी बल जिनमें महादेश जनित और पर्वतोत्पत्ति संबंधी गतियां सम्मिलित हैं भूप्रपटी को प्रभावित करते हैं। ज्वालामुखियों की प्रकृति और प्रकारों और उनके वितरण का वर्णन कर सकेंगे। किसी भूकंप की उत्पत्ति, विस्तार और तीव्रता को समझा सकेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IHS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग है अंतर्जनित बल। हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है और पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है और तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ दाब में भी वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि होने के कारण जो पृथ्वी के अंदर शैल हैं उन शैलों का संकुचन और विस्तार होता है। संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना और विस्तार का अर्थ होता है फैलना, जिससे अंतर्जनित बल उत्पन्न होते हैं। यद्यपि अंतर्जनित बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में सक्रिय रहते हैं, लेकिन इनके कुछ परिणाम पृथ्वी की सतह पर भी दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो पृथ्वी की भू आकृति और अन्य स्थलाकृतिक विशेषताएं जैसे पर्वत, पठार, चट्टानें, घाटियां और दर्रे अंतर्जनित बलों के कारण निर्मित हुए हैं। अंतर्जनित बलों के प्रकार की अगर हम बात करें तो अंतर्जनित बल दो प्रकार के होते हैं। एक तो पटल विरूपणी बल, दूसरे आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल, जो पटल विरूपणी बल होते हैं ये अति मंद गति से संचलन करते हैं और इनकी गति इतनी मंद होती है कि इनको प्रभावी होने में हजारों वर्ष तक लग जाते हैं और इन बलों में ऊर्ध्वगति और क्षैतिज गति दोनों ही सम्मिलित होती हैं। ऊर्ध्वगति का मतलब होता है ऊपर उठना और नीचे बैठना, अर्थात ऊपर और नीचे। तो ये बल जो होते हैं इनमें ऊपर नीचे भी गति होती है और क्षैतिज गति इस प्रकार भी गतियाँ होती हैं। जो ऊर्ध्व गति होती है ऊर्ध्व गति को महादेश जनित गति कहते हैं और जो क्षैतिज गति होती है उसको पर्वतोत्पत्ति संबंधी गति कहते हैं। तो यहाँ पर महादेश जनित गति और पर्वतोत्पत्ति गति की चर्चा करने की आवश्यकता है। अब हम चर्चा करते हैं महादेश जनित गति क्या होती है। महादेश जनित गति में हमने देखा कि जो ऊर्ध्वाधर गति होती है उसको हम महादेश जनित गति कहते हैं। ऊर्ध्वाधर गति में एक भाग का उत्थान होता है। उत्थान का अर्थ होता है ऊपर उठना, अर्थात एक भाग तो ऊपर उठ जाता है और दूसरा भाग अवतलित हो जाता है। अवतलन का अर्थ होता है नीचे धंसना। जब पृथ्वी की भूप्रपटी की कोई सतह ऊपर उठ जाती है या फिर नीचे धंस जाती है तो इस प्रकार की जो गति होती है उनको महादेश जनित गति हम कहते हैं। अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो जो महाद्वीप होते हैं उनकी जो तटीय भूमि होती है, तटीय भूमि का अर्थ होता है जो समुद्र के किनारे की भूमि होती है, अगर उसका उत्थान हो जाए, अगर महाद्वीपों की जो समुद्र के किनारे भूमि है वो ऊपर उठ जाए तो उस ऊपर उठे हुए भाग को हम उन्मंजन कहते हैं और अगर वह नीचे बैठ जाए, नीचे धंस जाए तो उसको निमज्जन कहते हैं।
निमज्जन का मतलब होता है जल के अंदर पूर्ण रूप से डूबा हुआ। तो जो हमारी महादेश जनित गति होती है, आपको इसमें याद रखना है कि इसमें या तो आपका उत्थान होगा या फिर आपका अवतरण होगा। अगर हम उत्थान के उदाहरणों की बात करें तो दक्कन का पठार, निमज्जित तटीय फ्लोरिडा और वेस्ट कोस्ट पश्चिमी तटीय द्वीपों का उत्थापन, भारत में कच्छ की खाड़ी के निकट लगभग 24 किलोमीटर उत्थित भूमि है जिसे अल्लाह का बांध कहा जाता है। तो ये जो उदाहरण हैं ये उत्थान के उदाहरण हैं। अवतरण के उदाहरण की अगर हम बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अराकटन तट से पृथककृत होना। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं वो पहले अराकन तट से मिले हुए थे और जो अराकन तट है वो नीचे धंस गया और अंडमान और निकोबार द्वीप अराकन तट से अलग हो गए। अब बात करते हैं दूसरी गति जो हमारी पर्वतोत्पत्ति संबंधी गति होती है। हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम भूपर्पटी कहते हैं। और भूपर्पटी भी दो प्रकार की होती है, तो महाद्वीपीय भूपर्पटी और एक महासागरीय भूपर्पटी। जो महाद्वीपीय भूपर्पटी होती है उसको हम स्थलमंडल भी कहते हैं और इस स्थलमंडल को 7 प्रमुख तथा लगभग 20 छोटे मंडलों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक मंडल को हम विवर्तनिक प्लेट कहते हैं और ये विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष सदैव गतिशील रहती हैं और ये प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष 3 प्रकार से गति करती हैं। पहली गति अभिसारी गति, दूसरी गति अपसारी गति और तीसरी गति रूपांतरी गति। अभिसारी गति, अभिसरण का अर्थ होता है एक दूसरे की ओर गति करना। जैसे कि हमारी एक प्लेट इधर को गति कर रही है, दूसरी प्लेट भी इसी की ओर गति करेगी और जब ये आपस में टकराती हैं, ये इसकी तरफ गति कर रही है, ये इसकी तरफ गति कर रही है, तो जब ये आपस में टकराएंगी, इनकी टक्कर होगी, तो जो इनके ये वाले भाग होते हैं इनमें मुड़ जाते हैं। ये इस प्रकार से ये मुड़ जाते हैं। इसी मुड़ने की प्रक्रिया को हम वलन कहते हैं। तो वलन क्या होता है? वलन, हम वलन को इंग्लिश में फोल्ड कहते हैं। ये आप यहाँ से अभिसारी गति के बारे में नोट कर सकते हैं यहाँ तक। जो वलन है, वलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वलन को आपको याद रखना है। वलन अभी हमने बताया जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट इसकी ओर गति कर रही है, जब ये टकराएंगी तो इनके जो पार्श्व भाग होते हैं वो इस प्रकार मुड़ जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और जब ये मुड़ जाते हैं तो इन मुड़े हुए भागों में जो भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इस उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं और जो भाग नीचे दबा हुआ होता है, गर्त होता है, इसको हम अभिनति कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि अपनति क्या है और अभिनति क्या है। जब हमारा वलन होता है, कोई वलन होता है, तो उस वलन का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको अपनति कहते हैं और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसको अभिनति कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो वलन होता है, वलन का प्रभाव क्या होता है। तो चट्टानों में वलन पड़ने के कारण, वलन का अर्थ मोड़ पड़ने के कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है। वलित पर्वत अभिसारी प्लेट सीमाओं के सहारे पाए जाते हैं। एक वर्ड आया है अभिसारी प्लेट सीमाएं, तो आपको अभिसारी नाम से ही पता चल गया होगा। अभिसरण का मतलब होता है एक दूसरे की ओर गति करना और आपस में टकरा जाना। तो जो इस प्रकार की गति करती हैं उनकी जो सीमाएं होती हैं, उनके जो किनारे होते हैं,
वे किनारे मुड़ जाते हैं और उन किनारों के मुड़ जाने के कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अगर हम वलित पर्वतों के उदाहरण की बात करें तो उत्तरी भारत में पाई जाने वाली हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली रॉकी पर्वत श्रृंखलाएं, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली एंडीज पर्वतीय श्रृंखलाएं, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाने वाला एटलस पर्वत, यूरोप में पाई जाने वाली अल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं आदि वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। तो आपको वलन याद रखना है कि वलन हम किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वलन। अगली जो हमारी गति होती है उसको बोलते हैं अपसारी गति। अपसारी गति का अर्थ होता है एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करना। एक प्लेट इधर को गति कर रही है तो दूसरी प्लेट इधर को गति करेगी, और जब ये प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो ये चटक जाती हैं। इन प्लेटों में दरारें आ जाती हैं। उन्हीं दरारों को हम भ्रंश कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को भ्रंशन कहते हैं। इस भ्रंशन में जो काम करते हैं वो तनावी बल होते हैं, क्योंकि जब चट्टानें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करेंगी, कार्य करेंगी, तो उनमें तनाव उत्पन्न होगा, इसलिए इसको हम तनावी बल कहते हैं। और ये जो भ्रंशन की प्रक्रिया है, भ्रंशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से तनावी बलों के कारण होती है, परंतु यह संपीड़ीय बलों के कारण भी हो सकती है। अब संपीड़ीय बल क्या होते हैं? तो हमने जो अभी सारी प्लेट देखी थी, एक प्लेट ऐसे गति कर रही है तो दूसरी प्लेट भी इसकी तरफ गति कर रही है, तो इनके बीच जो बल कार्य करते हैं उन्हीं को हम संपीडनीय बल कहते हैं। भ्रंशन का अर्थ होता है, भ्रंशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और उन दरारों के सहारे चट्टानें विस्थापित हो जाती हैं। भ्रंशन क्रिया संपीडन बल व तनाव बल दोनों बलों के प्रभाव से हो सकती है, परंतु तनावी बल महत्वपूर्ण है, इसलिए भ्रंशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से अपसारी प्लेट सीमाओं में होती है। अब भ्रंशन के उदाहरण क्या हैं? जो हमारा भ्रंशन होता है, भ्रंशन के कारण विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें से भ्रंश घाटी तथा बिलोक पर्वत महत्वपूर्ण है। एक तो भ्रंश घाटी, दूसरा बिलोक पर्वत। तो ये जो आकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, ये आकृतियाँ जो वजूद में आती हैं वो भ्रंशन की प्रक्रिया के कारण ही हो पाती हैं। अब भ्रंश घाटी क्या है? तो भ्रंश घाटी को हम समझ लेते हैं। अब होता क्या है ये आप लिख लो, पहले लिख लीजिए। अब होता क्या है, माना यह हमारी कोई चट्टान है। चट्टानों में जो तनावी बल उत्पन्न होगा ये इधर को गति करेगी और ये इधर को गति करेगी, तो इनमें दरारें पड़ जाएंगी। और जब ये दरारें पड़ जाएंगी तो जो इन दरारों के बीच का भाग होगा, अगर वो नीचे की तरफ धंस जाए, इसका अवतलन हो जाए, तो जो इस प्रकार की आकृति हमारी प्राप्त होगी, यहाँ का जो भाग है वो नीचे की तरफ धंस गया, तो इस धंसे हुए भाग को हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। और जो इसके पार्श्व होते हैं इनको हम पार्श्व कहते हैं। ये दीवार की तरह लंबवत होते हैं और इनको हम कहते हैं कगार भ्रंश। तो याद रखेंगे कि जब चट्टानों में दरारें पड़ जाएं और बीच का भाग नीचे अवतलित हो जाए तो उसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं, और जो इसके पार्श्व होते हैं उनको कगार भ्रंश कहते हैं। भ्रंश घाटी के ये उदाहरण हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। सोन नदी की घाटी, नर्मदा नदी की घाटी, इसी प्रकार ये कई सारे आपके उदाहरण हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। जो अगली आकृति का निर्माण होता है वो है बिलोक पर्वत। अब बिलोक पर्वत इस भ्रंशन घाटी का बिल्कुल विपरीत होता है। ये हमारी कोई चट्टान है, इस चट्टान में दरारें पड़ी, तो दरारें पड़ने के बाद अगर ये बीच वाला भाग ऊपर की तरफ उत्थित हो जाए, ऊपर की तरफ इसका उत्थान हो जाए, अर्थात ऊपर की तरफ ये उठ जाए, तो इसको हम बिलोक पर्वत कहते हैं। तो इसका जब ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो हमारी कैसी आकृति प्राप्त होगी? ये आकृति हमारी प्राप्त होगी।
ये जो उठा हुआ भाग है इसी को हम विलोक पर्वत कहते हैं, और जो इसके पार्श्व होते हैं उनको हम कगार भ्रंश कहते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो हमारी भ्रंश घाटी थी उसके कगार जो थे उनको भी हम, जो उसके पार्श्व थे उनको भी हम कगार भ्रंश कह रहे थे। ये विलोक पर्वत के आपके उदाहरण हैं, आप इनको लिख सकते हैं। अब एक बात आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो पटल विरूपणी बल होते हैं इतने मंद होते हैं कि इनको प्रभावी होने में हजारों साल तक का समय लग जाता है। अब 2 प्रकार की गति हमने पढ़ ली। तीसरी प्रकार की जो गति थी हमारी वो होती है रूपांतरी गति। रूपांतरी गति का अर्थ क्या होता है कि जो हमारी एक प्लेट इस प्रकार गति कर रही है और दूसरी प्लेट इसकी तरफ गति कर रही है, या फिर प्लेटें एक दूसरे के समांतर गति कर रही हैं। एक प्लेट ऐसे गति कर रही है, दूसरी प्लेट ऐसे गति कर रही है, या दोनों एक ही दिशा में गति कर रही हैं। तो होता क्या है, जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। तो जब दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, जैसे ये इधर से आ रही थी, ये इधर से आ रही, तो ये यहाँ ना टकराने के बाद ये ऐसे इसके नीचे धंस जाती है। तो इसी को हम कहते हैं रूपांतरी गति, और इस धंसने को कहते हैं हम क्षेपण। तो आप लिख सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं, क्षेपण। तो यहाँ पर हमारा पटल विरूपणी बल कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं आकस्मिक बलों की। तो जो आकस्मिक बल होते हैं वो बहुत ही तीव्र होते हैं, त्वरित होते हैं, अर्थात त्वरित गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, और इनके जो प्रभाव होते हैं या तो ज्वालामुखी होता है इनके कारण, या इनके कारण भूकंप हमारा आता है। ज्वालामुखी और भूकंप के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हम करा देंगे। बौद्ध प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को सत्य अथवा असत्य के रूप में चिन्हित कीजिए। पहला है, वलन संपीडनीय बलों के कारण बनते हैं। तो हमने पढ़ा कि जब 2 चट्टानें एक दूसरे की ओर गति करती हैं, ये इस प्रकार गति कर रही है और ये इस प्रकार इसकी ओर गति कर रही है। जब ये आपस में टकराती हैं तो टकराने के पश्चात ये मुड़ जाती हैं, और इस मुड़ने की प्रक्रिया को ही हम वलन कहते हैं। और यहाँ पर जो कार्य करने वाला बल होता है उसको हम संपीडनीय बल कहते हैं। अब संपीडनीय का अर्थ होता है दबाव डालने वाला बल, तो यह बल जो होता है यह संपीडनीय बल होता है। अगला है, महादेश रचना संबंधी गतियों के परिणाम स्वरूप वलन और भ्रंश बनते हैं। तो हमने पढ़ा था जो महादेश रचना हमारी गति होती है उसके कारण जो हमारा होता है वो या तो भूमि का उत्थान होगा या भूमि का अवतलन होगा। उत्थान का अर्थ होता है ऊपर उठना, और अवतलन का अर्थ होता है नीचे धंसना। तो आपका ये सत्य है और ये आपका असत्य है। भूमि अवतलन पर्वतोत्पत्ति गतियों के कारण होता है, तो ये भी आपका असत्य है, क्योंकि जो पर्वतोत्पत्ति गतियाँ होती हैं, पर्वतोत्पत्ति गतियों के कारण ज्वालामुखी होती है, या फिर ज्वालामुखी नहीं, पर्वतोत्पत्ति गतियों के कारण आपका पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये आपका असत्य है। स्ट्राइक स्लिप भ्रंश को अपरूपक भ्रंश कहते हैं, ये भी आपका सत्य है। अगर हम बात करें कि अब तक हमने क्या सीखा, क्या पढ़ लिया, तो हमने अंतर्जनित बलों की चर्चा की थी। और अंतर्जनित बल जो होते हैं वो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलता है। अभी अंतर्जनित बल जो उत्पन्न होते हैं इनकी उत्पत्ति का कारण है शैलों का संकुचन और शैलों का अपसरण, अर्थात शैलों का सिकुड़ना और शैलों का फैलना। तो आप याद रखेंगे कि अंतर्जनित बल उत्पन्न होने का कारण क्या है। अंतर्जनित बलों के उत्पन्न होने का कारण है शैलों का सिकुड़ना और शैलों का फैलना। और शैलें सिकुड़ती और फैलती क्यों हैं? तापमान में वृद्धि होने के कारण या तापांतर के कारण। अंतर्जनित बल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल। आकस्मिक बल बहुत तीव्र होते हैं और इनके जो प्रभाव देखने को मिलते हैं वो तो ज्वालामुखीयता होती है, अर्थात
ज्वालामुखी विस्फोट होता है या फिर भूकंप हमारा आता है। और जो पटल विरूपणी बल होते हैं इनमें दो प्रकार की गति होती है, एक तो पर्वतोत्पत्ति संबंधी गति और दूसरा महादेश जनित गति। जो महादेश जनित गति होती है इसमें या तो भूमि का उत्थान होगा या फिर भूमि का अवतरण होगा। और जो पर्वतोत्पत्ति संबंधी गति होती है इसमें या तो वलन बनेंगे और या फिर भ्रंश बनेंगे। जब आपके वलन बनेंगे तो यहाँ पर जो बल कार्य करेगा उसको हम संपीडनीय बल कहेंगे, और जब आपके भ्रंश बनेंगे तो यहाँ पर जो कार्य करेगा बल उस बल को हम कहेंगे तनावी बल। और वलन का अर्थ होता है मुड़ना, इस प्रकार मुड़ना, और भ्रंश का अर्थ होता है दरारें पड़ना। जो वलन में ऊपर उठा हुआ भाग होता है इसको अपनति कहते हैं, और जो नीचे दबा हुआ भाग होता है इसको अभिनति कहते हैं। तो यहीं पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में ज्वालामुखी और भूकंप के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9870604308। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ये नोट्स आप PDF फॉर्म में ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हर आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।